ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है कि चरक अनुसार दीनता, सबतु, ग्लानि, पांडुता, ना अन्न कामताम किस ज्वर का लक्षण है। ठीक है, और आपने चरक में पढ़ा होगा कि प्रलेपक जो ज्वर है वो चरक में वर्णित है ही नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर ये तो नहीं जाएगा। ठीक है, ये तो क्लियर सा मेंशन है। बाकी आपने सतत ज्वर पढ़ा है, पुनरावर्त ज्वर पढ़ा है, कफज ज्वर भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है उसका पता लगाने के लिए सतत ज्वर भी पढ़ा होगा, तो उसमें रसज जो है उसकी बेस होता है, तो उसमें ये लक्षण जनरली नहीं मिलते, हमने ये भी पढ़े। ठीक है, अब आपके पास यही बता कफज वाला बचा और पुनरावर्तक। इसका आंसर सही जो है वो है पुनरावर्तक ज्वर। ठीक है, और पुनरावर्तक ज्वर होता क्या है, तो उसके लिए लिखा हुआ है असंजात बलो यस्तु ज्वर मुक्तो निसेविते। ठीक है, अगर किसी प्राणी जो कि ज्वर से अभी मुक्त हुआ है, ज्वर से अभी अभी मुक्त हुआ है, परंतु उसको बल क्या है, असंजात बल है, मतलब पूर्ण रूप से बलवान नहीं हुआ है, अभी ज्वर से मुक्त हो गया परंतु उसका बल वापस नहीं आया। ठीक है, नीचे वाली लाइन में क्या लिखा है, वर्जियेत एतम अन्नम तस्म पुनरावर्त ज्वरम। और जो हमने ज्वर में वर्जित बताए हैं जो चीज़ें, उनका पुनः दोबारा से सेवन कर लेता है। जैसे मान लीजिए व्यायाम है ना, जो हितकर आहार विहार ज्वर में नहीं है उनको ग्रहण कर लेता है, ऐसे व्यक्तियों को दोबारा से ज्वर आ जाता है और उस ज्वर को बोलते हैं पुनरावर्तक ज्वर। ठीक है, तो इस ज्वर के बारे में ध्यान रखना आपको। पुनरावर्तक ज्वर क्या है, जब ज्वर मुक्त व्यक्ति असंजात बल होने पर दोबारा से अहितकर आहार का सेवन कर लेता है या वर्जित आहार का सेवन कर लेता है, तो दोबारा से उसको ज्वर आ जाता है और उस ज्वर को बोलते हैं पुनरावर्तक ज्वर। ठीक है, और उसका लक्षण क्या है, दीनता, शवतु, ग्लानि, पांडुता और ना अन्न कामता हो। ठीक है, शोष हो जाएगा उसको, दीनता हो जाएगी, ग्लानि रहेगी, पांडुता रहेगा और अन्न खाने की इच्छा नहीं होगी। और आगे क्या है, कंडू उक्तो पीड़िका, कंडू कोट पीड़िका, ये लक्षण भी उसको मिलेंगे। ठीक है, और अग्नि बंद हो जाएगी, कुर्वंती ना आती अग्नि, अग्नि बंद हो जाएगी। तो ये लक्षण हमेशा पुनरावर्तक ज्वर के हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर नीचे बचा आपका प्रलेपक ज्वर। प्रलेपक ज्वर एक्चुअल में होता क्या है, प्रलेपक ज्वर के बारे में बताया हुआ है कि प्रलिंकम इव गात्राणी घर्मेण गौरवेण च मंद ज्वर विलेपी च। इसको ध्यान रखना, प्रलेपक ज्वर के लक्षण में इसको ध्यान रखना, मंद ज्वर विलेपी च। और ये पहली लाइन जो है वो ये जो है अष्टांग में और माधव में बताया हुआ है। ठीक है, चरक सुश्रुत में भी मंद वो आया है प्रलेपक ज्वर, परंतु उसका लक्षण केवल मंद ज्वर विलेपी लिखा हुआ है, मंद विलेपी। ठीक है, तो मंद ज्वर विलेपी को ध्यान रखना है और इसकी पहली लाइन को ध्यान रखना। ये आपका पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या जाएगा, पुनरावर्तक ज्वर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत के अनुसार पुरुषों में उत्तर बस्ती की मात्रा क्या है। ठीक है, तो उत्तर बस्ती की मात्रा उसमें सुक्ति प्रमाण में दे रखी है, डायरेक्ट निशान लगा ना। ठीक है, भागवत के अनुसार पुरुषों में उत्तर बस्ती की मात्रा सुक्ति प्रमाण में दे रखी। क्वेश्चन नेक्स्ट, सुश्रुत संहिता अनुसार वृषण कक्षु में कौन से दोष की प्रधानता है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए वृषण कक्षु कहाँ का रोग है। ये सुश्रुत संहिता निदान स्थान में बताया हुआ है आपको। जो क्षुद्र रोग बताए हुए हैं उनमें बताया हुआ है कि क्षुद्र रोग जो है उनमें एक रोग है वृषण कक्षु, तो ये क्षुद्र रोग है। पहली बात तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, क्षुद्र रोग है। और ऐसा ही एक रोग और है अहिपूतन। ठीक है, अहिपूतना। ठीक है, तो दोनों को इसमें दोषों का जो इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, उनको याद करने के लिए मैंने क्या किया, इनको पीछे से वृषण कर लगा दिया, वृषण कर, इनको ऐसे ही याद करना। ठीक है, वृषण कर, ऐसे ही अहिपूतन के पीछे अहिकर, अहिकर। ठीक है, तो कर का मतलब क्या है, इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है वो कफ और रक्त का है। ठीक है, तो कफ और रक्त आपका क्या है, श्लेष्म और रक्त। ठीक है, अगर इसके बारे में देखोगे तो लिखा हुआ क्या चीज़ है इसमें, डिस्क्रिप्शन में जो दे रखा है इसका, तो देखो लिखा है कि प्राहु वृषण कक्षु ता श्लेष्म रक्त प्रकोपजम। ठीक है, वृषण कक्षु में जो दोषों का इन्वॉल्वमेंट है वो
कफ और रक्त का है। ठीक है, याद करने के लिए बस दो ऐसी चीज ध्यान रखना, वृषणकर और अहिकर, ये दो रोग हैं, इनमें दोनों में कफ और रक्त है, तो दोनों ही रोग शुद्ध रोग हैं। ठीक है, आगे लिखा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमराड इन साइंटिफिक राइटिंग। ठीक है, तो साइंटिफिक राइटिंग का मतलब क्या हुआ है, जब हम कोई रिसर्च करते हैं या कोई पब्लिकेशन करते हैं, ठीक है, रिसर्च के बाद जब पब्लिकेशन किया जाता है तो उसमें एक आर्टिकल पब्लिश होते हैं, उस आर्टिकल पब्लिश में उनको बोलते हैं अपन साइंटिफिक राइटिंग। तो उनके कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, वो उन चीज़ों को फॉलो करते हैं कि आपको उन चीज़ों को फॉलो ही करना पड़ेगा। तो उसमें एक ये इमराड होता है। ठीक है, जब 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 हम आर्टिकल लिखेंगे तो इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, उसमें एक इमराड है। ठीक है, और इस इमराड का मतलब क्या है, ये एक जैसे अपन ट्रिक बनाते हैं ऐसे ही इन्होंने एक शॉर्ट में बना लिया कि क्या क्या चीज़ें याद करने के हिसाब से। तो पहला है इसमें आई फॉर इंट्रोडक्शन। ठीक है, आप जो चीज़ लिख रहे हैं, जिसके बारे में लिख रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शन वो जो साइंटिफिक राइटिंग में जो लिख रहे हैं आर्टिकल में, सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देना है आपको। ठीक है, एम फॉर मटेरियल मेथड, उसके अंदर मटेरियल क्या है, उसका मेथड क्या है, आपने कोई डिजीज़ को ठीक किया तो उसको उसके मटेरियल मेथड क्या है, उसके बारे में इंट्रोडक्शन है वो देना है। ठीक है, तो एम फॉर मटेरियल मेथड हो गया, आर फॉर आपका हो गया रिजल्ट, उसके रिजल्ट क्या रहे। ठीक है, एंड डिस्कशन। तो ये चीज़ आपको पॉइंट आने ही आने चाहिए जब आप साइंटिफिक राइटिंग लिख कर रहे हैं किसी तरीका की। तो इसलिए इसमें इमराड का मतलब पूछा है, तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन हो गया, मटेरियल मेथड हो गया, रिजल्ट हो गया, एंड डिस्कशन हो गया। तो आंसर 4 इसका सही जाएगा। ठीक है, इसमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, दोनों को मिलान करना है। तो आप सभी जानते हैं सबसे अच्छा शीतोपलादी किस में दिया जाता है, राजच्छा में दिया जाता है, ये सबको पता है, तो इसको इससे मिला देंगे। ठीक है, अब आपको ध्यान होगा तो हिंगवादी गुटिका है वो किस में है, वो गुलम में है। ठीक है, एक मधवासम, मधवासम आपके दो जगह आया हुआ है, एक तो कुष्ठ में आया है, एक पिरमेह में आया है। तो यहाँ पर पिरमेह तो ऑप्शन में है नहीं, तो कुष्ठ वाले में ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है, कंस हरितकी, कंस हरितकी जो है आपकी वो बची हुई सोच में चली जाएगी। ठीक है, इस तरह से इसका ये मिलान हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये बता दिया मैंने, मधवासा पिरमेह और कुछ दो जगह आया हुआ है। अब इसमें से कुछ हरितकी जो हैं जो हमें कन्फ्यूजन करती हैं उनको मैंने एक साथ यहाँ लिख दिया है, देखो। ठीक है, पहला है एरंड तेल हरितकी, उसका जो रोग अधिकार है उसको आम बात में दिया हुआ। ठीक है, दंती हरितकी गुलम में है। ठीक है, कंस हरितकी सोत में है, अगस्त्य हरितकी कास में है, चित्रक हरितकी नासा रोगों में है, वशिष्ठ हरितकी कास में है, गौमूत्र हरितकी पांडु और सोत में है, बाल हरितकी उपदंश रोग में है, गुड़ हरितकी अर्श और शोथ चिकित्सा में है, तक्र हरितकी गृहिणी चिकित्सा में है, अमृत हरितकी अजीर्ण में है, और कंस हरितकी बोलो दसमूल हरितकी बोलो एक ही बात है, सोत में है। ठीक है, और व्याघ्री हरितकी राज्यचमा में। इस तरह से ये कुछ हरितकी हैं, ठीक है, जो अक्सर पूछी गई हैं एग्जाम में, और जो मैंने आपको यहाँ एक साथ लिखी हुई हैं, तो इनको एक साथ लिख लेना आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, चरक के अनुसार अल्पा अल्पम बहुसो रक्तम सैशूलम उपसेव्यते यदा वायु विबद्धश्च कृच्छचरति वा नाव। ठीक है, तो ये एक श्लोक दे रखा है और नीचे लिखा है कि ये अतिसार की किस अवस्था में, अतिसार की इस अवस्था में कौन सी वस्तु प्रयुक्त करते हैं। तो ये अवस्था दे रखी है, इसमें कौन सी वस्तु प्रयुक्त करते हैं। तो यहाँ लिखा है कि अल्प अल्प और बहुसो, कम कम मात्रा में आ रहा है पर बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहा है, क्या आ रहा है, रक्त आ रहा है, और सूल के साथ आ रहा है। ठीक है, और वायु विबद्ध हो गई है, तो उस समय और कृच्छता से मल का त्याग कर पा रहा है। तो ऐसी अवस्था में, अतिसार की व्यवस्था में, हमने आपको देख बताया, वो पढ़ा होगा आप लोगों ने कि जब मल अतिसार में मल के साथ रक्त भी आ रहा है तो उस रक्त को रोकने के लिए पिच्छावस्थी का इंडिकेशन दिया हुआ है। ठीक है, अनुवासन अवस्थी उत्तरावस्थी का नहीं दिया, कि पिच्छावस्थी को बताया हुआ है रोकने के लिए।
ब्लीडिंग को रोकने के लिए। ठीक है, तो देखो ये कंडीशन लगी है, अल्पा अल्पम बहुसो रक्तम सशूलम उपसेव्यते यदा वायु विवृद्धम कृक्षम चरती वा नावा पिच्छावस्ति सदा तस्यम यथोक्तम उपकल्प्यते। ठीक है, चिकित्सा 19 में बताया हुआ है कि पिच्छावस्ति का प्रयोग करना चाहिए। और पिच्छावस्ति का कभी कभी और इंडिकेशन आ जाते हैं। पिच्छावस्ति के और इंडिकेशन क्या है, तो अर्थ चिकित्सा में लिखा हुआ है प्रवाहिका, गुदभ्रंश, रक्तस्राव और ज्वर, इनमें है पिच्छावस्ति का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ये श्लोक भी याद रखना है, प्रवाहिका, गुदभ्रंश, रक्तस्राव और ज्वरापहम। ठीक है, इनमें भी पिच्छावस्ति का प्रयोग करने के लिए बताया हुआ है। ठीक है, बाकी ये तो पढ़ा दिया आपको कल।